हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड के उन सभी छात्र छात्राओं के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ उसको लेकर आए हैं। और आज की क्लास अब तक की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। ध्यान दें मेरे शब्दों पर, मैंने यह नहीं कहा कि यूट्यूब पर की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। आज की क्लास सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, यानी कि जितना मैं वीडियो डाला हूं उनमें से सबसे बेस्ट क्लास ही होने वाला है आज की क्लास। तो बिना समय गवाए एक मोटिवेशनल शायरी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपकी बेस्ट तैयारी है तो इस शायरी को आप किसी के सामने सुना सकते हैं। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, और इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना, और इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। तुम्हें अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मेरा रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना। मेरे उम्र पे मत जाइएगा। बहुत सारे लोग उम्र पे जाके वीडियो की स्किप कर देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज वैभव सूर्यवंशी जिस भी क्षेत्र में है, 14 साल की उम्र में अपने से बड़े बड़े लोगों को दांत खट्टे कर रहा है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ रहा है और नैतिक राजा शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो क्लास को पूरा जरूर देखें और बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती। भाई हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में हम बोलते हैं राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। तो पहले यह तो जान लें कि राजनीति शास्त्र क्या है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि राजनीति शास्त्र क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट से लोग यही सवाल चलते फिरते पूछ देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं मेरे किसी भी दोस्त का किसी के सामने सर झुके, बल्कि वह सर उठाकर सारे सवालों का जवाब दें। तो सबसे पहले जान लें कि राजनीति शास्त्र भाई है क्या। राजनीति शास्त्र आखिर है क्या, पहले यह तो जान लें। तो राजनीति शास्त्र की अगर हम बात करें तो राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो इसी क्लास में सारी चीजें याद हो जाएगी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला राजनीति शास्त्र क्या है, तो राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में अगर कहीं आपको राज्य देखने को मिले ना, तो वहां पे आप देश समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान जो है राजनीतिक शास्त्र का एक भाग है जिसमें देश और सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके पिता को भी देख लेते हैं कि राजनीति शास्त्र के जो पिता थे, राजनीति शास्त्र के पिता कौन है भाई। तो इनके पिता का नाम है अरस्तु। अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है राजनीति शास्त्र का पिता, आगे मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। जानते हो दोस्तों, पहले बहुत सारे देशों में ना राजतंत्र हुआ करता था बहुत सारे देशों में। एक व्यक्ति था जिन्होंने राजतंत्र का विरोध किया। राजतंत्र का विरोध करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुकरात।
सुकरात का जो जन्म हुआ था, सुकरात कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान एक जगह देश का नाम है यूनान। यूनान के एथेंस का यह रहने वाला था सुकरात। यूनान के एथेंस का ये सुकरात रहने वाला था और इसने वहाँ के जो राजा थे वह जनता पर अत्याचार करते थे, तो ये जनता को समझाया कि देखो अंधभक्त मत बनो, राजा सही कर रही है गलत कर रही है देखो समझो, अगर राजा गलत कर रहा है तो राजा से सवाल पूछो। और यह बात जब राजा को पता चली तो उसने सुकरात को बुलवाया और उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया कि देवताओं को अपमान करने की कोशिश में, लोगों को गुमराह करने की कोशिश में इसे कटघरे में डाल दिया जाए। इसे कटघरे में डाल दिया जाता है और अगले दिन इसे न्यायालय में ले जाया जाता है। और जब इसे न्यायालय में ले जाया जाता है तो वहाँ पे इसे कहा जाता है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लो, लेकिन भाई ये सच्चाई इंसान था, सच्चा था, ये गलती स्वीकार नहीं करता। इसे हेमलॉक पिला दिया जाता है। हेमलॉक का मतलब होता है जहर। ये जहर पिला दिया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी राजतंत्र का विरोध करने वाला दुनिया में अगर कोई पहला व्यक्ति था उसका नाम था सुकरात। सुकरात यूनान के एथेंस का रहने वाला था। यूनान एक देश का नाम है और इस देश में एक जगह है एथेंस, यहाँ का यह रहने वाला है सुकरात। सुकरात का एक शिष्य था जिसका नाम था प्लूटो। सुकरात का एक शिष्य था जिसका नाम था प्लूटो और प्लूटो ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक पुस्तक की रचना करता है सुकरात और इसमें क्या करता है प्लूटो, तो अपने गुरु, इसके गुरु थे प्लूटो के भाई गुरु थे सुकरात, तो सुकरात के जो कही गई बातें हैं और अपनी बातों यानी सुकरात की विचार और अपनी विचार को इस पुस्तक में लिखता है द रिपब्लिक। अगर आप कंपटीशन के तैयारी कर रहे होते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है ऑनलाइनर में कि द रिपब्लिक पुस्तक किसकी रचना है, अरस्तु की, प्लूटो की, सिकंदर महान की या सुकरात की, तो प्लूटो की। प्लूटो का भी एक शिष्य था। प्लूटो का भी एक शिष्य था। प्लूटो के शिष्य का क्या नाम था, अरस्तु। अरस्तु प्लूटो के शिष्य का नाम था और अरस्तु ने भी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। और जब यह पुस्तक की रचना करता है द पॉलिटिक्स तो उसी समय से इसे कहा जाने लगा राजनीति शास्त्र का पिता। और इसका भी एक शिष्य था जिसका नाम था सिकंदर महान। अर्थात जो अरस्तु था, इस अरस्तु का भी एक शिष्य था जिसका नाम था सिकंदर महान। पहले हमारे देश को ना सोने का चिड़िया कहा जाता था। कारण क्या था कि किसी भी चीज के लिए हमारा भारत देश अन्य देशों पर निर्भर नहीं था। लेकिन ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। कारण क्या था, क्योंकि भारत किसी भी चीज के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं था। यही कारण था कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी हमने क्या सीखा यह मैं आपको बता दूं। हमने जाना भाई राजनीतिक शास्त्र क्या है, राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन है। मैंने सुकरात की कहानियां आपको बताई कि कैसे सुकरात सच्चाई के लिए लड़ता है और राजा इसे मार देता है। राजा इसलिए मार दिया ना ताकि मनमानी लोग नहीं कर सके। राजा इसे इसलिए मार दिया ताकि अगर ये लोगों को प्रेरित कर देता सुकरात, तो सुकरात जो लोगों को प्रेरित करता तो जनता राजा से सवाल करती, और जब जनता राजा से सवाल करती तो राजा की मनमानी नहीं चल पाती। यही कारण था कि सुकरात को यह मार डालता है। आइए आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और कैसे इस सोने की चिड़िया को अंग्रेज उठाकर ले गए और पिंजड़ा को यहीं छोड़ दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना होती है। इंग्लैंड में
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है इस कंपनी की स्थापना? तो याद रखें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह कंपनी पहले से ही विचार बनाई हुई थी कि हम भारत में चलेंगे और भारत में चलकर हम व्यापार करेंगे। सन 1608 ईस्वी में यह कंपनी एक जहाज से आती है भारत। उस जहाज का क्या नाम था? उस जहाज का नाम था हेक्टर। और 1608 ईस्वी में यह हेक्टर नामक जहाज से कहाँ आते हैं? तो यह भी जाने, सूरत बंदरगाह पे। सूरत बंदरगाह पे आते हैं। उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था, तो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे आज्ञा लेने के लिए कि हम व्यापार करना चाहते हैं? तो यह भी याद रखें, मुगल शासक उस समय था, मुगल शासक के दरबार में आए थे क्या करने के लिए? तो आज्ञा लेने के लिए कि हम भाई आपके देश में आए हैं और हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं। तो उस जो शासक का नाम था, मुगल शासक था, वह जहांगीर था। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था भाई, ध्यान देख। तो यह जो जहांगीर है इस सबको आदेश दे देता है कि आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने आता है ये सब। तो यहाँ पर पहले इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन जब देखता है कि भारत में उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था, छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत सारे राजा बटे हुए थे, तो देखता है कि राजाओं में एक दूसरे से पड़ता नहीं है। एक राजा चाहता है कि दूसरे के संपत्ति को हम हड़प लें। तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे नोटिस किया और उसके बाद ये अंग्रेज सोचा सब कि हम भारत को उपनिवेश बना सकते हैं, और ऐसा हुआ भी, उसने भारत को उपनिवेश बनाया। अब भारत को जब अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया तो यह हमारे देश के महान जो नेताओं थे इनको पता चली, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी हानियां भी हुई। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और तब जाके हमको आज़ादी मिली। आज़ादी मिली। लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रखा था ये अंग्रेज भारतवासियों को, तब जाके आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिली हमको कब? तो आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को। 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। याद रखें, मैंने भारत की आज़ादी बताई है। तो जब 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, वह भी सही है। 15 अगस्त भी बोल सकते हो, 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भी आप बोल सकते हो। चलिए मैं 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को ही लिख देता हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को ही दिया है, तो हमें एनसीईआरटी ना पढ़ना है भाई। 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत देश आजाद हुआ। भारत आजाद होता है, आजाद हुआ। अब बहुत सारे लोग जश्न मना रहे थे कि हाँ भाई, कि अब जो हमारा भारत है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। बहुत सारे लोग, सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन एक बंदा था जो जश्न में भाग नहीं लिया। उसका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे ये जश्न में भाग नहीं लिए। ध्यान दें, अगर पूछ सकता है आपसे कि आजादी के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो जश्न में भाग नहीं लिए, तो महात्मा गांधी जश्न में भाग नहीं लिए थे भाई। यह इस समय कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में उस समय हिंदू और मुस्लिम में दंगे चल रहे थे। उस दंगा को शांत करने के लिए महात्मा गांधी उसी रात कोलकाता चले गए और दंगा को शांत करवाने की कोशिश किए। दंगा शांत हुआ भी नहीं। जो दंगे चल रहे थे हिंदू और मुस्लिम में, वो दंगा शांत भी नहीं हुआ।
तो महात्मा गांधी उपवास पर बैठ गए, तब जाके दंगा थोड़ा बहुत शांत हुआ। और जब हमारा भारत देश आजाद होता है तो उसी समय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सत्र, विशेष सत्र से संबोधित करते हैं, यानी एक भाषण देते हैं, जिस भाषण का नाम था भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, उस भाषण का क्या नाम था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाषण दिया गया था। उस भाषण का क्या नाम था? तो याद रखना, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, चिर प्रतीक्षित भेंट, याद रखें। ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश क्या होता है यह भी जान लें। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो जिस तरह सुकरात की मैंने आपको कहानियां बताई थी कि वो जनता को कैसे प्रेरित किया था सच्चाई के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ठीक इसी तरह संविधान सभा में एक भाषण देते हैं और कहते हैं अब हमारा भारत देश आजाद हो गया, अब भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी, अब भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जिस दिन का आजाद था, जिस दिन का इंतजार था भारतवासियों को, वह दिन आ चुका है। अब भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी। बहुत सारे जो देश थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हंसने लगे, क्योंकि उस समय आज़ादी के समय जो जनसंख्या थी 40 करोड़ ही थी, और 40 करोड़ जनसंख्या में 40 करोड़ जनसंख्या थी मेरे दोस्त, और 40 करोड़ जनसंख्या में उस समय मात्र 15% लोग ही शिक्षित थे। और लोकतंत्र स्थापना के लिए किसी भी देश में अगर लोकतंत्र चाहिए तो उस देश में कम से कम शिक्षित लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए। बहुत सारे देश इन पे हंसने लगे, लेकिन इन्होंने कर दिखाया और इनसे मुझे सीख बहुत मिली कि लोग हंसने दे रहे हैं, हंसने दो। और जब यह लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे जो देश थे इनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना किया भी, और भारत का अभी वर्तमान में सबसे मजबूत लोकतंत्र कायम बना हुआ है। तो याद रखें, दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब आपको नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत सारे देश हंस रहे थे कि लोकतंत्र की स्थापना करेगा, ये देख नहीं रहा है कि 15% लोग ही साक्षर हैं इसके देश में, तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी। जहां तक कि बहुत सारे जो पत्र पत्रिका हैं, जो पेपर छपवाते हैं, वो अपने पेपर में छपवाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते जी ये देख लेंगे कि कैसे लोकतंत्र इनका विफल हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय जो देश की जनता है वो 15% ही साक्षर है। ये सारी कहानियां मैंने आपको बताई, ये बेसिक चीजें थी। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस कहानी से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। इसको मैंने कहानी बना दिया था ताकि आपको कहानी के द्वारा इस सारी चीजें आपको याद आ जाए। अब हम बात करेंगे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन अभी तक आए चाहे नहीं आए उससे मुझे मतलब नहीं है भाई, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके बुक में एनसीईआरटी में है, तो जब एनसीईआरटी में है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? ध्यान दें, देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। ध्यान से सुने, इसी क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, गारंटी है मेरा।
मैंने बोला राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो याद रखना पहले बोला देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये 4 चीजें बोलना। एक ही कड़नी राष्ट्र निर्माण कहलाता है। 2 नंबर आपको मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। तो ये राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। जब अभी भारत देश आजाद नहीं हुआ था ना, तो आजादी की लड़ाई में ही 2 बातों पर सबकी सहमति थी। यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपके एनसीईआरटी में सारी चीजें है भी कि आजादी की लड़ाई में आजादी की लड़ाई में 2 बातों पर सबकी सहमति थी मेरे दोस्त, सबकी सहमति थी। यानी अभी भारत देश आजाद नहीं हुआ था, तभी समय अभी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसी दौरान 2 ऐसी बातें थी जो सबको भाता था, सब कोई उसको मानता था। अर्थात 2 बातों पर सबकी सहमति थी का मतलब क्या था कि सारे लोग चाहते थे कि हाँ भाई ये चीजें होना चाहिए। तो 2 बातें कौन कौन सी थी, तो पहली बातें थी कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो आजाद देश में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, ये पहली बातें थी। और जो शासन चलेगा लोकतांत्रिक माध्यम से चलेगा। दूसरी बातें थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, सरकार कोई भी है जनता के भले के लिए काम करेगी। तो मैंने क्या बोला कि आजादी की लड़ाई में 2 बातों पर सबकी सहमति थी। पहला कि जब हमारा भारत देश आजाद हो जाता है तो लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी और लोकतांत्रिक शासन के जरिए हमारा जो शासन है वो चलेगा। और दूसरा कि सभी जो लोग हैं, सरकार जो भी आएगी वो सभी लोगों के लिए विकास का काम करेगी। ये क्वेश्चंस आते हैं और आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो मैं बताया था कि देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। मैंने बोला कि आजादी की लड़ाई में 2 बातों पर सबकी सहमति थी। वो 2 बातें कौन कौन सी थी, तो पहला कि भारत जब आजाद होगा तो आजाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना करी जाएगी और जो शासन चलेगा वो लोकतांत्रिक शासन के जरिए चलेगा, ये पहली बातें पर सहमति थी सबकी। और दूसरी जो बातें थी वह थी सरकार जो भी आए सबके भले के लिए काम करेगी, ये 2 बातें थी। अब चाहें तो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कलम कापी में लिख सकते हैं और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते रहते हैं और आपसे ये पूछ लिए जाएंगे। मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में आते हैं, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, एकता से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। जानते हो भारत एक विशाल देश है, यहाँ की जनसंख्या इतनी बड़ी है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसे ही तो हम कहते हैं विविधता में एकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे आपको यहीं पे याद हो जाएगा। विविधता में एकता का मतलब क्या, तो मैंने बताया कि भारत अपने आकार में बहुत बड़ा है, यानी कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ पे बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसे ही हम कहते हैं विविधता में एकता। आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय पहला, दूसरे की बात करें तो एक आता है आर्थिक न्याय, और तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय क्या हैं, इनके परिभाषा किस तरह लिखे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आइए देखते हैं। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का, मैं बात कर रहा हूं सामाजिक न्याय की, तो मैंने क्या बोला कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का, यानी कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, तो समाज के
सभी वर्ग के लोगों का समान अवसर तथा समान सम्मान। दो चीजें याद रखना कि भाई सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का समान अवसर तथा समान सम्मान मिलना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। बात करते हैं आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय क्या है, तो समाज के हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके साथ किसी भी तरह का शोषण ना हो, उनको समान अवसर मिले, वही तो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है, तो मैंने बताया था कि समाज की हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको समान अवसर मिले तथा उनके साथ किसी भी तरह का शोषण ना हो, उसे ही कहते हैं आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात करें तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने तथा चुनाव में लड़ने का जो अधिकार है उसी को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक न्याय। अगर आपको चुनाव देने का अधिकार प्राप्त है और आप चुनाव में लड़ने का अधिकार प्राप्त है तो आपको राजनीतिक न्याय जो है, राजनीतिक न्याय वो आपको मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने बताया था जैसे कि आपको उस समय भारत आज़ाद हो गया था, तो जैसे विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं मैंने बता दिया। और भारत जब आज़ाद होता है तो राष्ट्र को एक करने में जो जो बाधाएं थी ना, यानी जो अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जाति के लोग रहते थे, संस्कृति के लोग रहते थे, भाषा के लोग रहते थे, तो इस राष्ट्र निर्माण को एक करने में कौन कौन सी बाधाएं थी और इन बाधाएं तो थी ही, इस बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय थे। यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया तो जो राष्ट्र को एक करने में जो जो बाधाएं आ रही थी उस बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। कि याद रखना, राष्ट्र निर्माण के बाधाओं को दूर करने के उपाय याद रखना कि राष्ट्र निर्माण के बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या है। अर्थात जब हमारा भारत देश आजाद होता है तो उस समय जो राष्ट्र निर्माण के समक्ष जो चुनौतियां आ रही थी, उस चुनौतियों को, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उनके क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय हो सकता है भाई आप संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना कर दो। जब संविधान की स्थापना हो जाएगी तो संविधान तो सबको समान दर्जा देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो। तो आप संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना कर दीजिए, पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सामाजिक व आर्थिक न्याय। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि सामाजिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय क्या है, तो आप स्टेटमेंट में बताया था, परिभाषा बताया था, तो आप समझ रहे होंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था कर दीजिए और इससे आपका क्या होगा, राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के उपाय में यह भी जो एक क्या है उपाय है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। शिक्षा के ऊपर सुचारू रूप से ध्यान देना। भाई जब लोग शिक्षित होंगे तो बहुत सारे लोगों के अंदर समझ आएगी, तो इस तरह भी राष्ट्र निर्माण हो सकता है। जब लोग जाति धर्म को नहीं देखेंगे तो राष्ट्र निर्माण क्यों नहीं हो सकता है, जब लोग शिक्षित होंगे तो। और राज्यों का सर्वांगीण विकास करना, ये 4 पॉइंट्स हैं कि राज्यों का जब हम सर्वांगीण विकास कर लेंगे तब भी राष्ट्र निर्माण के जो समग्र जो चुनौतियां आ रही है, जो बाधाएं आ रही है, इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो ये 4 थे। यानी जो क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के बाधाओं को दूर करने के जो उपाय हैं ये कौन कौन से हैं, तो पहला संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना, दूसरा सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना, तीसरा कि शिक्षा के ऊपर सुचारू रूप से ध्यान देना, और जो चौथा था सर्वांगीण राज्यों का विकास करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आइए मैं चलता हूं आपसे, अब कुछ चीजें एक अलग बताता हूं। द्विराष्ट्र सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में आपने सुना ही होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया किसने था, आपको पता है क्या?
पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या? तो भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति था ना, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया था किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भाई मेरे क्या किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया था। याद रखें द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो यहीं पर छुपा है, देखना। द्वि मतलब दो, राष्ट्र मतलब देश, यानी दो देश। तो भारत तो एक देश था, और द्विराष्ट्र सिद्धांत रहता है और इससे कहता है कि नहीं भाई, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर यह भारत से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। इस सिद्धांत के आधार पर भारत को दो भागों में बांटा गया, हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान। मैंने बताया आपको अच्छे तरीके से कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। इसी का मैं आंसर बता रहा हूँ कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ये मैं बताया था कि सिद्धांत को दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या? तो आप सुने कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को दो भागों में बांटा गया, हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान, यह दो देश बना दिए गए। तो यही था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के एक खुद मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये इसके विरोध किए थे, लेकिन लोगों ने इनकी बात को इग्नोर कर दिया। विरोध किए थे लेकिन लोगों ने इनकी बात को इग्नोर कर दिया। और खान अब्दुल गफ्फार खान की एक उपाधि है, ठीक है ना, तो उस उपाधि का नाम है, इनको किस नाम से और जानता है? तो इनके जो उपाधियां है, उपाधि सीमांत गांधी। क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखें खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, किसने दिया था और इसका विरोध किसने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान की जो उपाधियां है वो सीमांत गांधी है। आइए हम कुछ पाकिस्तान के इतिहास से जुड़ी घटनाओं को बताते हैं। पाकिस्तान के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। पाकिस्तान का इतिहास को हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान का इतिहास, ध्यान देना, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? याद रखना, पाकिस्तान शब्द की अगर हम बात करें तो किसने दिया था पाकिस्तान शब्द? चौधरी रहमत अली ने। ध्यान देने योग्य बात है कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। ये तो शब्द दे दिया, लेकिन इसकी मांग किसने किया? अर्थात पाकिस्तान देश की मांग सबसे पहले किसने किया था? जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने नहीं। सबसे पहले किया था एक मशहूर शायर, जिस शायर का नाम था मोहम्मद इकबाल। तो पाकिस्तान देश की मांग सबसे पहले, ध्यान दे, इसमें मैं सबसे पहले लगाया हूं, सबसे पहले किसने की? तो याद रखें कि पाकिस्तान शब्द की मांग सबसे पहले जो किया था उसका नाम था मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल।
ये मैं सारी कहानियां आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के इतिहास के बारे में आपको बता रहा हूँ। 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को पारित किया। लाहौर प्रस्ताव को पारित किया और पाकिस्तान की मांग की। 1940 में पाकिस्तान की मांग की। उन्नीस सौ 40 में जो मुस्लिम लीग थी लाहौर प्रस्ताव पारित करती है और पाकिस्तान की मांग करती है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। जब मुक्ति दिवस मनाता है तो उस समय लोगों के समक्ष हिंसा भड़क जाती है, यानी हिंदू मुस्लिम को मारने लगता है और मुस्लिम हिंदू को मारने लगता है। कब? जब 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत मुक्ति दिवस मनाया। तब जानते हो, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो किनकी अध्यक्षता में हुआ? एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति जो था वो अंग्रेजी था, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इन्हीं की अध्यक्षता में ये 3 जून 1947 को घोषणा करते हैं कि अब भाई भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग स्वतंत्र बन जाता है और भारत अलग देश बन जाता है। तो ध्यान दें, ये सारी पाकिस्तान के इतिहास से जुड़ी बातें थी। अभी इसमें और सी बातें हैं जो इसमें जगह नहीं है, तो याद रखें इसमें अभी कि पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली, यह भी जोड़ लेना कि पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली। तो ध्यान दें कि जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसी दिन इसको क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तान के संस्थापक की बात करें ना, कि पाकिस्तान का संस्थापक कौन था, वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये दोनों मोहम्मद अली जिन्ना को बताया जाता है। इसमें ऐड कर लेना, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई। पाकिस्तान की जो गवर्नर जनरल था, जो पाकिस्तान का संस्थापक था, दोनों का दोनों मोहम्मद अली जिन्ना था। मैंने बताया कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक भी कहा जाता है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो लियाकत अली थे। याद रखना, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लियाकत अली जब पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के वित्त मंत्री थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि तुम मेरे देश में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ का पीएम बना दूंगा। तो वित्त मंत्री छोड़ दिए और पीएम जाकर बन गए। ये था पाकिस्तान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इतिहास जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बताऊंगा आपको कि भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन हुए, इन विभाजन का परिणाम क्या हुआ। जब विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का, तो इस विभाजन के क्या परिणाम होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। डस्टर मेरा कहीं खो गया है, इसी कारण हाथ से मिटाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि भाई, मैंने आपको बताया था कि भारत और जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसके क्या परिणाम हुए, यानी कि भारत विभाजन के परिणाम।
ये क्वेश्चंस आते हैं तो कृपया इस पर ध्यान दें कि भारत विभाजन के परिणाम, विभाजन के परिणाम, क्या परिणाम हुए भारत और विभाजन के। जब भारत और का विभाजन होता है तो परिणाम क्या होता है, तो लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। तो पहला तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, याद रखें, शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। ये पहला कारण था। भारत विभाजन के परिणाम की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला कारण क्या था कि लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, ये दूसरा कारण परिणाम हुआ। कई जगह क्या हुए मेरे दोस्त, कई जगह सांप्रदायिक दंगा हुआ। सांप्रदायिक दंगा का मतलब समझते हो, सांप्रदायिक दंगे हुए कई जगह। सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है हिंदू, मतलब कोई भी दो धर्म जब अपने में टकरा जाए, लड़ जाए, तो उस समय सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, अर्थात हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था। तो भारत विभाजन के परिणाम में यह भी है कि कई जगह क्या हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए। तीसरा कारण हो सकता है कि सीमाओं को दोनों ओर महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था और उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली जाती थी। यानी जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम जो थे वह भारत आ रहे थे और बहुत सारे जो भारत में मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो सीमा होता है ना, उस सीमा पर महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था और उनको अगवा करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके शादी करवा ली जाती थी। तो यह भी हो सकता है कि सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में महिलाओं का अगवा कर शादी कर ली जाती थी, अर्थात जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर लिया जाता था और उनकी शादी कर ली जाती थी। तीसरा यह भी हो सकता है कारण कि सीमा के दोनों ओर महिलाओं को अगवा कर लिया जाता था, अगवा कर लिया जाता था। और जबरन का मतलब जबरदस्ती, जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी कर लेता था सब, शादी कर लेता था सब। ये तीसरा कारण था। चौथे कारण को भी देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे कारण हैं। अभी वित्तीय संपत्ति के साथ साथ वित्तीय संपत्ति के साथ साथ अर्थात मतलब भूमि के साथ साथ टेबुल, कुर्सी, टेपराइटर और जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, उनका भी बंटवारा हुआ। भारत विभाजन के हम परिणाम देख रहे हैं कि जब भारत विभाजन का परिणाम का मतलब जब भारत का विभाजन हो जाता है तो क्या परिणाम होते हैं, तो वही तो मैंने लिखा है और इसका आंसर यही होगा। चौथा था कि वित्तीय संपत्ति के साथ साथ टेबल, कुर्सी, यानी भूमि के साथ साथ टेबल का भी बंटवारा हुआ, कुर्सी का भी, टाइपराइटर का भी, और जो पुलिस कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। जब 1951 में भारत में जब जनगणना होती है तो उस समय भी भारत में 12% मुस्लिम जनसंख्या थी। तो यह भी इसमें एक कारण बन सकता है, आप चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं। और यह चौथा कारण था। पांचवें कारण आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जब 1951 में जनगणना होती है तो 12% जो जनसंख्या थी वह
मुस्लिम थी। तो आप प्लीज इसे आप जोड़ सकते हैं 5वें कारण में। आइए हम आगे देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में महात्मा गांधी की शहादत के बारे में दिया हुआ है। महात्मा गांधी की शहादत यानी महात्मा गांधी की शहादत के बारे में हम लोग देखते हैं। शहादत, तो इनके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। खैर मेरा बताना तो मेरा फर्ज है कि इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। इनके जो पिताजी थे उनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। इनकी माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। इनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे इनके। किनके? तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। एक 2 लाल था सब, हरिलाल मणिलाल। 2 लाल था, ट्रिकली याद रख लो। 2 लाल था, कौन कौन लाल था? तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनके क्या थे? तो इनके 4 ये पुत्र थे। आप याद रखें कि हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास ये अपनी वकालत की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। याद रखें, यह भी इसमें आप जोड़ें कि वकालत की तैयारी के लिए, वकालत करने के लिए कहाँ गए थे मेरे भाई? ये इंग्लैंड गए थे। और इनका जो पहला केस था जो लड़ने गए थे वह अब्दुल्ला का था। दक्षिण अफ्रीका में गए थे। यह पहला केस जो था दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो किस अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे, याद रखना। अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका ये गए थे अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। इनके जो राजनीतिक गुरु थे ना, राजनीतिक गुरु की बात करें, इनके राजनीतिक गुरु, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? राजनीतिक गुरु तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके कौन थे? तो इनके यह राजनीतिक गुरु थे। याद रखें कि इनके राजनीतिक गुरु भी कोई थे। ये चंपारण सत्याग्रह भी किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब किए थे मेरे भाई? चंपारण सत्याग्रह भी किए थे 1917 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी इनकी, महात्मा गांधी की? तो महात्मा गांधी की मृत्यु की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। कौन व्यक्ति था? नाथूराम गोडसे ने इनके सीने में 3 गोलियां मारकर इनकी हत्या कर दी। 3 गोलियां मारे था सब, 3 गोलियां मारकर इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किन की? तो महात्मा गांधी की। इनके ऊपर बहुत सारी चीजें को लिख सकता हूं मैं, लेकिन क्लास 12th में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे महात्मा गांधी से वह इतना ही आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और एक और व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम भूमिका था मेरे दोस्त किस चीज में? तो यह भी जान लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अहम भूमिका निभाई थी, ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी देशी रियासतों को विलय में।
तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और मृत्यु हुई थी इनकी 1950 में। इनके पिता का नाम था झाबेर भाई, याद रखें कि इनके पिता का नाम था झाबेर भाई और इनकी जो माता थी, माता जी, उनका नाम था लाडवा देवी। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था झावेरिया, याद रखना। इनकी पत्नी का क्या नाम था? झावेरिया। पटेल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पटेल आप लगा दो। इनकी पत्नी का नाम था झावेरिया पटेल। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये महात्मा गांधी से प्रेरित थे, मतलब उनकी बातों को ये समर्थक थे। 1918 में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 में खेड़ा आंदोलन करते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कि खेड़ा आंदोलन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब किया था? 1918 में। मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। 1928 में इसने एक और आंदोलन किया था जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। यानी कि जो बारदोली सत्याग्रह किए थे 1928 में, वह इन्हीं ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? बारदोली सत्याग्रह किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनको एक उपाधि के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, क्वेश्चंस आते हैं कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना। और गृह मंत्री भी थे। क्या थे ये? गृह मंत्री थे। और इन्हें देशी रियासतों का अध्यक्ष भी बनाया गया था। किन्हें? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका इन्होंने निभाई थी। उन 565 देशी रियासतों को अपने बुद्धि का प्रयोग कर भारत में विलय करवा लिया। कैसे करा लिया, आगे के टॉपिक में सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और इनका निधन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1950 में इनका निधन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग जान गए। और आगे हम लोग जो जानेंगे ना, वो जो हमारा टॉपिक होने वाला है आगे, वह देशी रियासतों के बारे में होने वाला है। तो देशी रियासतों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे।